लहकते आग के शोले, हर तरफ फैले हुए फसाद का मंजार और एक बेचैनी भरा माहौल। यह सब कुछ एक ऐसे कैद खाने के अंदर हो रहा था जो अमेरिका के सबसे सुरक्षित जेल्स में से एक माना जाता है। नवंबर 1987 में तकरीबन 2 हफ्ते तक अटलांटा फेडरल पेनिटेंशियरी एक ऐसे वाकया का मरकाज बना जो यूएस जेल की तारीख के सबसे दरपेश और खौफनाक हादसात में से एक था। इस कैद खाने के भरी भर कमरों में तकरीबन 100 जेल कर्मचारियों को कुछ क्यूबन कैदियों ने बंदी बना लिया था जो अपनी नफरत और गुस्से की इंतहा पर थे। ये बगावत सिर्फ एक हिंसाई हादसा नहीं थी, बल्कि एक ऐसे निजाम का अंजाम था जो बरसों से बेपरवाही और दो वादों का शिकार हो चुका था। जैसे जैसे आग का शोला बुलंद होता गया, हालात और बिगड़ते गए। जेल के अंदर छुपी हुए बेबासी और गुस्से की आग बाहर जलने वाली आग से भी ज्यादा तेजी से भड़क रही थी। हेलीकॉप्टर्स जेल के आसपास मंडरा रहे थे। पुलिस चारों तरफ घेराबांद कर चुकी थी और अंदर फांसी हुई जेल स्टाफ की जान खतरे में थी। क्या ये सबको मार देंगे? एक रिपोर्टर ने पूछा। हां, बिल्कुल, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक शख्स ने जवाब दिया। ये कहानी है 1987 के अटलांटा जेल दंगे की, एक ऐसे हादसे की जो न सिर्फ उस वक्त की कानूनी व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है, बल्कि एक बेहाल और जज्बात से भरे हुए समूह की हद से बढ़कर जा चुकी नफरत को भी दिखाता है। यह एक ऐसे बावल का नतीजा था जो बरसों की अनदेखी, दो वादों के तोड़ा जाने और एक ऑलरेडी थके हुए जेल निजाम के टूटने की वजह से आया था। इसके पीछे की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1980 के उस वक्त तक जब क्यूबा एक भारी इकोनॉमिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा था। अर्थव्यवस्था गिर चुकी थी, बेकार और गरीब लोगों की संख्या बढ़ चुकी थी, और तभी फिडेल कैस्ट्रो ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने पहली बार देश के दरवाजे खोल दिए, जिससे लाखों लोगों को नया जीवन ढूंढने का एक मौका मिला। अगले 5 महीनों में 20,000 से ज्यादा क्यूबन शरणार्थी अमेरिका पहुंच गए। इस घुसने को मैरियल बोटलिफ्ट कहा गया। यह सिर्फ एक साधारण प्रवास नहीं था। अमेरिका पहुंचने वालों में राजनीतिक शरणार्थी, परिवार और नए जीवन की तलाश में आए लोग थे, मगर उनके बीच कास्ट्रो द्वारा भेजे गए हजारों ऐसे लोग भी थे जिनको उन्होंने अवांछनीय यानी अनडिजायरेबल्स घोषित किया था, यानी अपराधी और मानसिक रोगी। इस बीजहद में अमेरिका की कानूनी व्यवस्था हिल गई। पहले से ही भारी हुए जेल्स और डिटेंशन सेंटर्स और ज्यादा भिड़ने लगे। इन नए आए शरणार्थियों को कैद करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ओकडेल फेडरल डिटेंशन सेंटर, लुइसियाना और अटलांटा फेडरल पेनिटेंशियरी 2 ऐसे जगह बनी जिसमें सबसे ज्यादा क्यूबन डिटेनीज को रखा गया। अटलांटा के जेल में ही हजारों डिटेनीज थे जो किसी न किसी फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फैसला आने का नाम नहीं ले रहा था। ये सभी ऐसे लोग थे जो आजादी की तलाश में आए थे, मगर उनका भविष्य एक और नया कैदखाना बन गया। उनके साथ की गई नाइंसाफी, उनकी सुलगते भावनाएं और तोड़ दिए गए वादे एक ऐसे बावल का कर्म बनने वाले थे जो अमेरिका की जेल इतिहास में एक कलंक बांधकर लिखा जाना था। तकरीबन 1300 क्यूबन कैदियों को बिना किसी फैसले के कैद रखा गया था। बहुत से लोगों के ट्रायल नहीं हुए और ना ही कोई साफ टाइमलाइन दी गई कि उनकी रिहाई कब होगी। सालों तक यह कैदियों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता रहा, और जब इंसान को उसके भविष्य का कोई ठिकाना ना हो तो बेचैनी एक दिन बावल का रूप ले लेती है।
बहुत से क्यूबन डिटेनीज लगभग एक दाशक से इस जेल में फंसाए हुए थे, बिना किसी सुनवाई या क्लियर लीगल स्टेटस के। यूएस सरकार ने इन कैदियों के केसेस का पुनर्विचार करने का वादा किया था, लेकिन ये वादा सिर्फ खोखला साबित हुआ। केसेस या तो डिले हो गए या भूल चुके थे, और जेल में बैंड लोग दिन ब दिन निराशा और गुस्से से भरते गए। अटलांटा के ओवरक्राउडेड सेल्स में बांध इन कैदियों के लिए रिहाई एक सपना बन गई थी जो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। 20 नवंबर 1947 को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक नए समझौते की घोषणा की, एक ऐसे समझौते कि जो पूरा माहौल ही बदल कर रख देगा। इस नए ट्रीटी के तहत 2700 डिटेनीज को जबरदस्ती वापस क्यूबा भेजने का फैसला किया गया। यह सुनते ही कैदियों के बीच एक भय और गुस्से का माहौल बन गया, क्योंकि इनमें से कई लोगों को डर था कि अगर उन्हें क्यूबा वापस भेजा गया तो उन्हें अत्याचार सहना पड़ेगा या शायद मौत का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही ये खबर ओकडेल, लुइसियाना जेल तक पहुंची, वहां बावल शुरू हो गया। कैदियों ने तुरंत रिएक्ट किया, जेल में उपद्रव मचा दिया और 28 जेल गार्ड्स को बंदी बना लिया। लेकिन अटलांटा जेल अब तक शांत था। ये शांति धोखे भरी थी। गार्ड सोच रहे थे कि यह शांति उनके कंट्रोल की वजह से है, मगर असल में कैदियों के दिमाग में एक और ज्यादा खतरनाक योजना बन रही थी। अटलांटा के अंदर डिटेनीज हर एक हरकत को ध्यान से देख रहे थे। बेचैनी और गुस्सा अंदर ही अंदर उबाल रहा था। अंदर एक ऐसे तूफान का इंतजार हो रहा था जो बस कुछ देर में फटने वाला था। और फिर 23 नवंबर 1957 को, सिर्फ 3 दिन बाद, यह शांति एक ऐसी तबाही में बदल गई जो यूएस जेल इतिहास के सबसे भयंकर दंगों में लिखी गई। एक आम सुबह, एक आग बन गई सुबह का दिन शन था। गार्ड्स अपने डेली रूटीन पर थे, जेल का स्टाफ अपनी जगह पहुंच रहा था और कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट दिया जा रहा था। लेकिन कुछ तो अलग था। टेड मेयर, जो जेल का एक स्टाफ मेंबर था, जैसे ही ड्यूटी पर आया, उसने महसूस किया कि आज जेल में एक अजीब सी शांति है। कैफेटेरिया, जो आमतौर पर शोर शराबे से भरा होता था, आज शांत था। खाने की ट्रेस की आवाज भी उतनी नहीं आ रही थी जितनी रोज आती थी। कहीं और इंडस्ट्रीज बिल्डिंग, जहां कैदियों को फर्नीचर और मैट्रेसेस बनाने का काम दिया जाता था, में भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मशीन्स चल रही थी, टूल्स की आवाज आ रही थी और गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर थे, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक धोखा है। और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। क्यूबन कैदियों का एक गुप्त ग्रुप, जो दिनों से यह योजना बना रहा था, अचानक अपनी ग्रे स्वेटशर्ट्स से चेहरे ढककर इंडस्ट्रीज बिल्डिंग में उतर आया। उन्होंने अपने कपड़ों में आंखों के लिए छोटी छोटी कटें बना रखी थी, जिससे सिर्फ उनकी आंखें दिख रही थी। ये साजिश पहले से तय थी, एक एक पल सोचा समझा था। पहली बार गार्ड्स पर हमला किया गया, उनका रेडियो और चबियन छीन ली गई। उसके तुरंत बाद तीसरी मंजिल पर आग लगा दी गई। आग का धुआं जेल के हर कोने तक पहुंच गया और धीरे धीरे एक ऐसी भयंकर स्थिति बन गई जिसमें कोई भी सुरक्षित नहीं था, न गार्ड्स न प्रिजनर्स। मुझे बस मारने का इरादा नहीं था, एक गार्ड ने बाद में याद किया। वो मुझे मदद मांगने से रोकना चाहते थे। जैसे ही आग और बवाल जेल में फैलता गया, गार्ड्स ने इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश की। अटलांटा फेडरल पेनिटेंट्री में होने वाली बगावत हो चुकी थी। अपनी नवीयत टेलीफोन तो दिए गए, खौफनाक रेडियो सिग्नल तैयार कर दिए गए थी, और जो गार्ड्स कहीं छुपने की कोशिश कर रहे थे, बनाया जा चुका, उनको भी ढूंढ ढूंढ कर बंदी बनाया गया। से बाहर होती जा रही थी। मुखी जी से
वार्डन पेट्रोस्की को अंदाजा हो गया कि ऊंचाई के टावर से इस बहरान से कैसे आग जेल की दीवारों तक पहुंच चुकी थी। लिहाजा डिटेनीज ने जेल के ऑफिस से मदद तलब कर रिकॉर्ड्स डाला चंद ही घंटों में और खुद स्पेशल एजेंट से आजाद कर लिया। में एफबीआई के हजारों कैदियों का राज टीमें अटलांटा पहुंच घूम रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या होगा। फौरी तौर पर मगर कई लोग हथियार बनकर पहला गार्ड्स और हॉस्टेजेस पर हमला कर रहे थे। एक मजबूत जेल की सुरक्षा के लिए जो उचैयान बनी थी ताकि बगावत को वो कैदियों के लिए भी एक हद रखा जा सके। जेल में अंदर मौजूद रहायशी फंसाए इलाकों को किसी भी निकाल सकते थे, खतरे से बचाया जा सके। कैदियों के पास कोई बाहर निकलने का तरीका था। पैदा होने वाले जैसे ही ये बावल हर जगह फैल गया, अब वार्डन जो पेट्रोस्की ने तुरंत फेडरल अथॉरिटीज को कॉल किया। बागियों की नकलो हरकत पर नजर रखने लगे। छोटी जेल का नहीं रहा, जेल के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतकिल किया जा रहा था। सबसे बड़ी जेल हॉस्टेज क्राइसिस बन चुकी थी, मजीद पेचीदा हो रहे थे। सिर्फ शुरुआत थी। आग मुसलसल भड़क रही थी जिससे जेल की दीवारों के गिरने का खदशा पैदा हो गया था। हुजूम में जेल के मुलाजमीन के अहलखाना, मीडिया नुमाइंदगान और मकामी लोग शामिल थे, जिन्हें काबू में रखना भी एक चैलेंज बन गया था। स्लोरास्टीन एक खतरनाक कैदी सूरत हाल उस वक्त मजीद खतरनाक हो गई जब यह मालूम हुआ कि 16 जेल एहलकार ब्लॉक ई में महसूर हो चुके हैं, जहां जेल के सबसे खतरनाक कैदी बंद थे। इन कैदियों में सबसे बदनाम जमाना थॉमस स्लोरास्टीन भी था, जो अपनी सफाकी की वजह से एफबीआई के लिए एक बड़ा खतरा समझा जाता था। अगर बागी ब्लॉक आई का कंट्रोल हासिल कर लेते तो यह कैदी भी आजाद हो जाते, जो मजीद खुनरेजी का बास बन सकता था। एफबीआई का खुफिया ऑपरेशंस खतरे के पेश नजर स्पेशल एजेंट केनेडी ने एक खुफिया मंसूबा तैयार किया। अटलांटा फायर डिपार्टमेंट की मदद से रात की तारीकी में एफबीआई के स्वॉट कमांडोज जेल की दीवारों पर चढ़ गए, जबकि दूसरी तरफ से एक हेलीकॉप्टर बागियों की तोजा हटाने में मसरूफ रहा। कामयाबी के साथ ब्लॉक ई में महसूर जेल एहलकारों को बेहिफाजत बाहर निकाल लिया गया और बागियों को इस कार्रवाई की खबर तक न हुई। खुफिया सरंगों का खतरहासी दौरान एफबीआई को एक और संगीन मसले का सामना करना पड़ा। जेल के नीचे बनी सरंगे। ये सरंगे असल में जेल की बिजली, पानी और गैस लाइंस के लिए बनाई गई थीं, लेकिन बागियों ने उनका जायजा लेना शुरू कर दिया था और इम्कान था कि वो उन्हें फरार के लिए या किसी तबाहकुन हमले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एफबीआई की स्वॉट टीमों ने सरंगों में दाखिल होकर उन्हें महफूज बनाने का फैसला किया। इंतहाई अंधेरे और पेचीदा रास्तों के बावजूद टीमों ने बहादुरी के साथ बागियों को वहां से निकाला। सबसे ज्यादा खतरनाक लम्हा इस वक्त आया जब स्वॉट टीम ने बागियों को आग लगाने वाले सिलेंडर सरंगों में ले जाते देखा। अगर ये सिलेंडर फट जाते तो न सिर्फ जेल का एक बड़ा हिस्सा मुनहदम हो सकता था, बल्कि एफबीआई का कमांड सेंटर भी तबाह हो सकता था। फौरी कार्रवाई करते हुए स्वॉट टीमों ने सरंगों को मुकम्मल तौर पर बागियों से खाली करवा लिया और एक और मुमकिना तबाही को रोका। मुज़ाकिरात का आगाज़ाब एफबीआई के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बागियों से मुज़ाकिरात करना था। स्पेशल एजेंट डी रोज़ारियो ने उस जिम्मेदारी को संभाला। इब्तिदाई तौर पर बागियों ने किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया, क्योंकि वो हुकूमत पर मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद कर चुके थे। इनमें से बेशतर को खदशा था कि उन्हें क्यूबा वापस भेज दिया जाएगा,
जहां उनके लिए मौत या कैद यकीनी थी। मुज़ाकिरात कारों ने सब्र और हिकमत से काम लिया और बागियों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालिबात सुने जाएंगे। सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि तमाम कैदियों को इनफरादी तौर पर मुकदमा लड़ने का हक दिया जाए, बिजाय उसके कि उन्हें इज्तिमाई तौर पर क्यूबा भेज दिया जाए। बागियों के अंदरूनी इख्तिलाफात भी मुज़ाकिरात के दौरान रुकावट बनते रहे, क्योंकि कोई एक लीडर तमाम बागियों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा था। थॉमस स्लोरास्टीन की हवालगी FBI के लिए सबसे बड़ा चीलिंग थॉमस स्लोरास्टीन की हवालगी था। मुज़ाकिरातकारों ने बागियों को कायल किया कि स्लोरास्टीन उनके लिए एक बोझ बन चुका है और अगर वो उसे हुकूमत के हवाले कर दें तो ये उनकी संजीदगी का सबूत होगा। बिल-आखिर बागियों ने स्लोरास्टीन को बेबस करने के लिए एक चाल चली। उन्होंने उसके पसंदीदा फलों के कोकटेल में निशा आवर दवा मिला दी। जैसे ही स्लोरास्टीन बेहोश हुआ, बागियों ने उसे बांधकर FBI के हवाले कर दिया। मीडिया की गलत रिपोर्टिंग और कशीदगी में इजाफाजी से ही हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। मीडिया की एक गलत खबर ने सब कुछ बिगाड़ने का खतरा पैदा कर दिया। एक मकामी सहाफी ने स्वाट टीम की एक आम नकलो हरकत को हुकूमत की हमले की तैयारी कह कर नशर कर दिया। जेल के अंदर मौजूद बागियों ने जब ये खबर देखी तो वो शदीद मुश्ताइल हो गए और यरगमालियों को मारने की धमकियां देने लगे। डी रोजारियो ने फौरी तौर पर बागियों से राब्ता करके इन्हें यकीन दिलाया कि हमले की कोई मंसूबाबंदी नहीं हो रही। मजीद बुरा, एक बागी रहनुमा को बुराह रास्त एक न्यूज चैनल पर बात करने दी गई, जिससे उनके खदशात कुछ हद तक कम हो गए। बगावत का खात्मा 12 दिन तक जारी रहने वाली ये बगावत 5 दिसंबर 1987 को उस वक्त खत्म हुई जब FBI ने एक आखिरी पेशकश रखी। तमाम कैदियों के केसेस का आजादाना जायजा लिया जाएगा। ये यकीन दहानी मिलने के बाद बागियों ने मरहलावार हथियार डालना शुरू कर दिए। ये वाकया अमेरिका की तारीख के सबसे तवील और खतरनाक जेल फसादात में शुमार किया जाता है। उस बगावत ने अमेरिकी हुकूमत को मजबूर किया कि वो गैर महीना मुद्दत की कैद की पॉलिसी पर नजरसानी करे और कैदियों के हुकूक पर दोबारा गौर करे। ये वाकया न सिर्फ अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के सब्र व तहम्मुल का इम्तिहान था, बल्कि ये इक़्तिबास अटलांटा जेल बगावत के दौरान पेश आने वाले नाजुक लम्हात और मुज़ाकिरात के जरिए इस बहरान को हल करने की तफसीलात बयान करता है। मैं उसका एक खूबसूरत और रवानी से बहता हुआ उर्दू तर्जुमा फराहम कर रहा हूं ताकि उसे बासानी समझा जा सके। अटलांटा जेल बगावत एक खतरनाक मोड़ और मुज़ाकिराती कामयाबी यरगमालियों को जिंदा जलाने की धमकी बगावत के दौरान कैदियों में शदीद बेचैनी फैल गई। उन्हें खदशा था कि मुज़ाकिरात कार सिर्फ वक्त ज़ाये कर रहे हैं ताकि हुकूमत जेल पर मुकम्मल हमले के लिए तैयारी कर सके। इस खौफ ने कैदियों को इंतहाई खतरनाक इक़दाम पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कई यरगमालियों को घुसेटकर जेल के सहन में ला खड़ा किया। उन्हें पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की धमकी दी। कैदियों ने सिगरेट लाइटर्स निकाल लिए और ऐलान किया कि अगर कानून नाफिज करने वाले उदारों ने जेल पर धावा बोला तो वो यरगमालियों को जिंदा जला देंगे। स्पेशल एजेंट डी रोजारियो की फौरी हिकमत अमलिया एक इंतहाई नाजुक लम्हा था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। FBI के स्पेशल एजेंट डी रोजारियो ने फौरी तौर पर
صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے تحمل اور سفارتکاری سے کام لیا۔ انہوں نے قیدیوں کو یقین دلایا کہ کوئی بڑا حملہ نہیں ہونے والا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ ان کے پرسکون لہجے اور مسلسل بات چیت نے قیدیوں کو یقین دلایا کہ بات چیت کے ذریعے ہی ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ڈی روزاریو کی اس ذہانت بھری حکمت عملی نے کشیدگی کو کم کر دیا اور قیدیوں نے یرغمالیوں کو واپس جیل کے اندر لے جانے پر اتفاق کر لیا۔ قیدیوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی حکمت عملی کے دنوں کی بات چیت کے بعد ایک اہم موڑ آیا۔ قیدیوں کے غیر رسمی رہنماؤں کو مذاکرات میں شامل کرنا۔ ابتدا میں قیدیوں میں کوئی واضح قیادت موجود نہیں تھی اور وہ بے سمت احتجاج کر رہے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ قیدی باقی گروہ پر اثر و رسوخ حاصل کر چکے تھے۔ اسپیشل ایجنٹ ڈی روزاریو اور ان کی ٹیم نے ان غیر رسمی لیڈروں کے ساتھ بات چیت پر توجہ مرکوز کی۔ اعتماد سازی کے اقدامات قیدیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے مذاکرات کاروں نے کچھ حساس مگر مؤثر اقدامات کیے۔ ان کے جذبات اور خدشات سنے، بجائے اس کے کہ انہیں دشمن سمجھا جاتا۔ ان کے مسائل کو اہمیت دی گئی۔ ایک خیر سگالی کا اشارہ جیل میں بند قیدیوں کی ذاتی ڈاک اور خطوط ان تک پہنچائے گئے تاکہ انہیں معمول کا احساس دلایا جا سکے۔ نرمی سے معاملات طے کیے، کسی بھی سخت یا دھمکی آمیز لہجے سے گریز کیا گیا۔ یہ اقدامات کام کر گئے۔ قیدیوں کے لیڈروں نے محسوس کیا کہ مذاکرات سنجیدگی سے کیے جا رہے ہیں اور وہ زیادہ تعمیری گفتگو کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑی پیش رفت، یرغمالیوں کی حفاظت اور پرختر قیدیوں کی حوالگی نرم رویہ اپنانے کے بعد قیدیوں نے دو اہم نکات پر تعاون کرنے پر اتفاق کر لیا۔ یرغمالیوں کی حفاظت۔ انہوں نے یقین دلایا کہ مزید تشدد نہیں کیا جائے گا۔ دو خطرناک قیدیوں کی حوالگی۔ وہ چند مخصوص خطرناک قیدیوں کو حکام کے حوالے کرنے پر تیار ہو گئے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب قیدیوں نے کسی قیدی کو خود حکام کے حوالے کیا۔ اس سے پہلے وہ تھامس سلوراسٹین کو بے ہوش کر کے ایف بی آئی کے حوالے کر چکے تھے، اور اب وہ مزید قیدیوں کی حوالگی پر بھی راضی ہو گئے۔ یہ صورتحال مذاکرات کی ایک بڑی جیت تھی، کیونکہ اس سے ثابت ہوا کہ قیدی پرامن حل کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اصل مسئلہ قیدیوں کا غیر یقینی مستقبلیہ بغاوت محض طاقت کے حصول کے لیے نہیں تھی، بلکہ قیدیوں کا اصل مطالبہ ان کے امیگریشن اسٹیٹس کی وضاحت تھا۔ یہ قیدی کئی سالوں سے بے یقینی میں جی رہے تھے۔ ان کے سب سے بڑے خوف میں سے ایک یہ تھا کہ انہیں بغیر کسی انفرادی سماعت کے اجتماعی طور پر کیوبا بھیج دیا جائے گا۔ مذاکراتی کامیابی حکام نے انہیں یہ یقین دہانی کرائی کہ ہر قیدی کو انفرادی امیگریشن سماعت کا موقع دیا جائے گا۔ اگرچہ یہ یقین دہانی قانونی طور پر لازم نہیں تھی، لیکن یہ کافی تھی کہ قیدی پرامن طریقے سے سرینڈر پر غور کریں۔ یرغمالیوں کی بتدریج رہائی اور بغاوت کا اختتام پہلا قدم۔ قیدیوں نے یرغمالیوں کو مرحلہ وار رہا کرنا شروع کیا۔ ترجیح دی گئی۔ بیمار اور زخمی یرغمالیوں کو پہلے رہا کیا گیا۔ انتہائی احتیاط برتی گئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قیدیوں کے ساتھ بنے ہوئے نازک اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی احتیاط سے کام لیا۔ آخرکار آخری دن پر جیل کے تقریباً
100 ملازمین کو بحفاظت رہا کر دیا گیا۔ وہ تھکے ہارے مگر محفوظ باہر آئے، اور ان کے اہل خانہ اور ساتھی عملے کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ جب قیدیوں نے بھی سرینڈر کرنا شروع کیا تو وہ FBI اور SWAT ٹیم کی سخت نگرانی میں باہر نکلے۔ یوں اٹلانٹا جیل بغاوت کا 12 دن بعد اختتام ہوا۔ بعد کے نتائج بغاوت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات